Hey everyone, hello, welcome back to my channel Meritorious You. First of all, many congratulations to all those candidates who got selected through MTS 2020 when you finally have a job in your hands now. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ। मैं भी MTS 2020 के थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ और मेरी पोस्टिंग अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेंगलोर में है। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस थे कि जैसे फर्दर प्रोसेस क्या रहेगा और अगर मुझे थोड़ी टाइम बाद ज्वाइनिंग करनी हो तो क्या प्रोसेस है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे और मुझे लगता है वही सेम क्वेश्चन अभी भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के माइंड में होंगे। तो मैं उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगी और अपना एक्सपीरियंस एज एन एमटीएस एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है मुझे काम करते हुए। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था एग्ज़ाम की वजह से। तो आपको स्क्रीन में क्वेश्चंस दिख रहे होंगे ना, तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं मैं जो डिस्कस करूँगी आपके साथ और डाउट्स आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर भी करूँगी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक मिसकंसेप्शन होता है कैंडिडेट के माइंड में भी और सोसाइटी में लोगों के माइंड में भी कि एमटीएस क्योंकि एक 10th लेवल की जॉब है तो यहाँ पर किस तरीके का जॉब प्रोफाइल होता है। आई होप आप लोग समझ में होंगे कि मैं क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो कुछ लोगों को लगता है कि एमटीएस में मतलब कुछ ऐसा काम कराया जाएगा जो हमारी क्वालिफिकेशन को जस्टिफाई नहीं करेगा। जैसे कि अगर हम ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसा काम ना कराया जाए जो हमें अच्छा ना लगे करने में। वैसे कोई काम भी छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन एक डर रहता है माइंड में, तो वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो बिना डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिलेक्शन तो हो गया है, अब आगे का क्या प्रोसेस है, राइट। तो आगे का प्रोसेस देखो, सबसे पहले अब क्या होगा, आपका जिस भी रीजन से सिलेक्शन हुआ है आपको उस रीजन की साइट को चेक करना है। वहाँ पर कुछ दिनों में एक लिस्ट आएगी। जैसे आपका मान लो बेंगलोर में सिलेक्शन हुआ है तो आपको केकेआर रीजन की साइट को चेक करना है। वहाँ पर एक लिस्ट आएगी जहाँ पर आपको डिपार्टमेंट एलोकेट किया जाएगा। हर एक डिपार्टमेंट अच्छा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसका कोई इशू नहीं है, बट वो प्रोसेस है वहाँ पर आपको डिपार्टमेंट को रैंडमली एलोकेट करते हैं। तो आपको डिपार्टमेंट एलोकेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर आपको जो है आपके आपके डिपार्टमेंट से मेल आने स्टार्ट हो जाएंगे कि इस डेट को आपको हम आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट कर रहे हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। वो आपको डेट दे देंगे, टाइम दे देंगे। हमारे केस में तो ये हुआ था कि हमें जो था बेंगलोर नहीं जाना पड़ा डीवी के लिए। हमारा डीवी जो था हमारे रिस्पेक्टिव स्टेट्स में ही हो गया था। जैसे दिल्ली में, दिल्ली के आसपास वाले स्टेट्स का हो गया था, हरियाणा का और पंजाब वगैरह का, उन सबका दिल्ली में हो गया था। तो हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा हुआ था, पर और डिपार्टमेंट्स को उनके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में जाना पड़ा था उनके ऑफिस में डीवी कराने के लिए। तो यहाँ पर हम थोड़े लकी थे। तो ये होगा, डीवी के लिए आपको मेल आएगा कि आपका ऐसे ऐसे डीवी है और आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, बेसिकली यहाँ पर बस 10th के डॉक्यूमेंट्स पर फोकस होता है। बट अगर आपको अपनी क्वालिफिकेशन बिल्कुल अपडेट रखनी है अपनी बुक में, तो आप वहाँ पर जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, वो अच्छा रहता है। बाकी सिर्फ 10th तक का देखते हैं। अगर आपके आगे आगे का आपके पास कुछ नहीं है तो कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, आपको डेट्स दी जाएंगी, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप यहाँ पर डीवी के लिए। ये तो हो गया पहला, नहीं दूसरा स्टेप। पहला डिपार्टमेंट एलोकेशन, देन आपको डीवी के लिए कॉल आएगा। फिर क्या होगा, फिर डीवी के लिए कॉल आएगा। उससे पहले कुछ डाउट्स रहते हैं कि मेडिकल रिक्वायरमेंट्स कुछ स्पेसिफिक तो नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं, हवलदार कैटेगरी की कुछ स्पेसिफिक हैं, वो आपका मेडिकल टेस्ट वगैरह जो भी पीटी, मुझे पर्टिकुलरली पता नहीं है, बट वो जो था आपका वो तो हो ही गया है। बट इसमें एमटीएस में जो मेडिकल टेस्ट आपके होंगे, जब आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा ना, उससे पहले आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म दिया जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सब प्रिपेयर करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपको आपके जो भी नियर बाय आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कुछ सिलेक्टेड हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर जाके आपको अपना मेडिकल कराना होता है। तो उस मेडिकल में कुछ नहीं होता है, बेसिक आपकी हाइट, वेट और आपका एक्सरे किया जाता है और चेस्ट का एक्सरे होता है।
और ये हाइट, वेट और नॉर्मल ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ें होती है और कुछ भी अलग नहीं होता। तो बहुत बेसिक टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि किसी की आई साइट बहुत वीक है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट्स, ये मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब जब आपको डीडी के लिए मेल आएगा ना, तो उसमें एक अटेस्टेशन फॉर्म होगा और ये सारे फॉर्म्स उसमें होंगे, आपको फॉर्मेट दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। देन अब हम ज्वाइनिंग कब एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट। तो ज्वाइनिंग के लिए देखो, हमारा तो 15 अक्टूबर को रिज़ल्ट आ गया था, 15 अक्टूबर 2022 को हमारा रिज़ल्ट आ गया था। और उसके बाद हमारा नवंबर में डिपार्टमेंटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। ठीक है, नवंबर में वेरिफिकेशन हो गया था। उसके बाद हमारी ज्वाइनिंग स्टार्ट होने लगी थी, ज्वाइनिंग आना नवंबर 22 नवंबर से हमारी ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो गई थी। फर्स्ट रोजगार मेला लगा था जब, तो कुछ कैंडिडेट्स को 22 को दी, देन कुछ कैंडिडेट्स को दिसंबर में तो ज्वाइनिंग नहीं आई थी, देन जनवरी में ज्वाइनिंग आई थी। तो मेरी ज्वाइनिंग भी जनवरी में आ गई थी, 20 जनवरी को। बट मैंने एक्सटेंशन लिया था तो फिर मैंने मार्च में ज्वाइन किया। तो जो अभी भी कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनकी ज्वाइनिंग नहीं आई है, 2020 वालों की भी। तो जो ज्वाइनिंग है वो थोड़ा आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करती है। तो हमारे डिपार्टमेंट इनकम टैक्स में अच्छे से उन्होंने टाइम पे ज्वाइनिंग दे दी थी, मतलब 6 मंथ के अंदर अंदर ऑलमोस्ट। इनकम टैक्स बैंगलोर वाले तो सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके होंगे, बैंगलोर मतलब कर्नाटक रीजन वाले। ठीक है, तो ये आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट की, अब किसी को आगे प्रिपरेशन करनी है या अभी वो ज्वाइन नहीं करना चाहता, तो एक्सटेंशन का क्या प्रोसीजर है। देखो, एक्सटेंशन थोड़ी बाद का स्टेज है। आप एक्सटेंशन तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपको एक बार अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल चुका है, राइट। तो अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलने के बाद ही आप एक्सटेंशन को अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो थोड़ी देर की स्टेज है, बट मैं आपको बता देती हूँ एक्सटेंशन का क्या प्रोसेस होता है। जब आपको अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल जाए फाइनल, आपको बोल दिया जाए कि आपको इस डेट को जो है वो ज्वाइन करना है ऑफिस, तो फिर आप जो है एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक्सटेंशन के लिए आपको मेल वहीं करना होता है जहाँ से आपको ज्वाइनिंग के लिए लेटर आया है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर जहाँ से आया है वहीं उसी मेल पर आप एक्सटेंशन के लिए मेल करते हैं जनरली। अब किसी का अलग सिस्टम हो तो कह नहीं सकते, बट एक्सटेंशन के लिए जब आपको मिल जाए कि आपको 20 जनवरी तक या इस जनवरी तक, इस डेट तक आपको ज्वाइन करना है, उसके बाद अगर आपको एक्सटेंशन लेना है तो आप मेल कर दो कि हमें एक्सटेंशन चाहिए। ठीक है, मेल करना होता है, ज़्यादा कोई प्रोसेस नहीं होता, बस एक मेल करना होता है। उसके बाद आपको 15 डेज या 20 डेज में एक्सटेंशन दे देते हैं। कुछ डिपार्टमेंट 1 मंथ का एक्सटेंशन दे देते हैं, कुछ डिपार्टमेंट 15 डेज 20 डेज का देते हैं, तो वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट हाँ आप एक्सटेंशन ले सकते हो 1 से 2-3 महीने तक का। वैसे तो 6 मंथ का प्रोविज़न है, बट जनरली आपको 2-3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है। उसके बाद हम बहुत मतलब एक क्रूशियल टॉपिक पर आते हैं, क्रूशियल पॉइंट पर, कि जॉब प्रोफाइल क्या है। देखो, जॉब प्रोफाइल ना बहुत मतलब बेसिक क्लरिकल काइंड का वर्क होता है। ठीक है, और दूसरा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर भी डिपेंड करता है। बाकी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आप ज़्यादा काम ना करो, ठीक है, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन ज़्यादा अपडेट मत करो। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ सीख के जाओ डिपार्टमेंट से, आपको काम करना है, यू वांट टू लर्न समथिंग, राइट, सो आपको जो है अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को मैक्सिमम अपडेट कर देना चाहिए। तो जैसे अगर आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप वो सर्टिफिकेट्स अपने वहाँ लगा दो, क्योंकि जिस दिन आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे तो आपके जो भी बॉस होंगे, एम्प्लॉयर होंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, मेरे केस में यही हुआ था, उन्होंने मुझसे मेरी क्वालिफिकेशन पूछी थी, मैंने उन्हें बताई, तो उन्होंने मुझे उस हिसाब से काम दिया कि आपकी क्वालिफिकेशन इतनी है और तो हम आपको इस यूनिट में डालते हैं। बाकी ऐसा होता नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयर को पता है कि आप बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हो, तो फिर आपको वो उसी हिसाब से काम देते हैं। ठीक है, ऐसा वरना MTS का ज़्यादा कोई वर्कलोड नहीं है। आप जाओ, थोड़ा बहुत काम जो दिया है वो करो, बस अपना 5:30-6 o'clock पर घर आ जाओ। ठीक है, तो वर्कलोड क्या होता है, वर्कलोड अगेन आपके डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है। अब हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो मार्च में क्लोजिंग होती है, तो मार्च में थोड़ा सा वर्क ज़्यादा था,
अदरवाइज वर्क नॉर्मल रहता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम है, कुछ नहीं है। और बाकी आपका लक और आपके एम्प्लॉयर कैसे हैं, ठीक है, आपके बॉस कैसे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, लीनियंट है, तो उन पर डिपेंड करता है। बाकी ऐसा कोई काम बहुत ज़्यादा नहीं होता, आपको आराम से फर्दर स्टडीज़ के लिए टाइम मिल सकता है और आप निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, मेरा एक्सपीरियंस तो देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बहुत बढ़िया, डिपार्टमेंट इतना अच्छा है, ऊपर से जो मतलब मेरे बॉस हैं, ही इज़ वेरी वेरी गुड पर्सन। आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मेरे को 1 मंथ भी नहीं हुआ सर्विस में और मैं 10 डेज़ की लीव पे घर आ गई हूँ। अभी CHSL का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था ना, तो मैं उसके लिए 10 डेज़ की लीव लेके आ रही थी, तो उन्होंने मुझे इजीली लीव दे दी, जबकि 1 मंथ से पहले लीव मिलती नहीं है। तो डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, साउथ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो काम का लोड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मैंने अभी तक तो 2 काम करे हैं अभी अपने डिपार्टमेंट में, मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या 2 काम करे हैं। देखो, एक तो मैंने ना असेसमेंट ऑर्डर्स बनाए थे, मतलब असेसमेंट ऑर्डर नहीं बनाए थे, उसमें ट्वीकिंग करी थी, ठीक है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन वगैरह होता है तो वो करा था। दूसरा मैंने एक GP रिपोर्ट्स बनाई थी, GP रिपोर्ट्स, राइट। तो ये मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि MTS का वो काम नहीं होता जो आप लोग सोचते हो, कि आपको थोड़ा आपकी काम करने की इच्छा पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप काम करना चाहते हो तो आपको अच्छा काम दिया जाएगा, आप कुछ सीख कर जाना चाहते हो, अदरवाइज फिर आप आइडियल बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई वर्कलोड है नहीं, ठीक है। तो स्टडीज़ के लिए टाइम मिलता है या नहीं, ये तो मैंने आपको आंसर कर ही दिया है कि अगर आप डेडिकेटेड हो तो डेफिनेटली आपको टाइम मिलेगा। हमारे डिपार्टमेंट में तो 10 से MTS के लिए 5:30 तक की टाइमिंग है, तो उस टाइम के अंदर आप आओ जाओ, 1 घंटे का लंच होता है, बाकी वर्कलोड ऐसा कुछ है नहीं। सैलरी आपको पता ही होगा MTS की 30,000 अप्रॉक्स होती है यहाँ, ये एक्स सिटीज़ की मैं बात कर रही हूँ, वाई में थोड़ी कम हो जाती है, जेड में थोड़ी और कम, बट 30,000 अप्रॉक्स। इसके अलावा कुछ 2,000 आपका NPS डिडक्ट होता है और 2,000 समथिंग गवर्नमेंट अपनी साइड से कंट्रीब्यूट करती है, तो ओवरऑल सैलरी जो है वो 34 to 35 की हो जाती है एक्स सिटीज़ में। वाई में थोड़ी कम और जेड में थोड़ी और कम होती है। अपनी सैलरी स्लिप में जब मुझे सैलरी मिलेगी तब प्रोड्यूस करूँगी, अभी तो फुल मंथ की मिलेगी भी नहीं, बट जो भी मिलेगी आई विल प्रोड्यूस माई सैलरी स्लिप सून। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आंसर किए हैं और आई होप इससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और इसके अलावा मैं कुछ टाइम बाद एजुकेशनल वीडियोस भी, मतलब हमारे सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस भी चैनल पे अपलोड करूँगी, तो आई होप आपको वो भी हेल्प करेंगे। बाकी ये तो मैंने आपको आगे का थोड़ा सा ब्रीफ दिया है कि ऐसे ऐसे आपका प्रोसेस होने वाला है और ऐसे ऐसे आपको काम मिलने वाला है, ठीक है। कोई भी डिपार्टमेंट मिले, एवरी डिपार्टमेंट इज़ गुड, तो फाइनली आपके पास एक जॉब है, ठीक है। आप यहाँ पर स्टॉप तो किसी को भी नहीं करना ना, तो आपके पास एक सिक्योरिटी है कि भाई अब हम सिक्योर हैं, कुछ नहीं तो यही सही, इसमें मतलब हमें आगे तो बढ़ना ही है नो डाउट, बट एक सिक्योरिटी है कि अब एक जॉब है, सोसाइटी का जो प्रेशर होता है वो नहीं है, पेरेंटल प्रेशर होता है वो नहीं है, पीयर प्रेशर होता है वो नहीं है, तो आप कह सकते हो कि आपके पास एक जॉब है और 30 to 35,000 इज़ अ गुड अमाउंट, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछना, मुझे अच्छा लगेगा। सो बाय बाय, थैंक यू। ये आप लोगों के लिए कीप स्माइलिंग, बाय।